Yes, students, today we will start our lesson number 13, the Mauryan dynasty, मौर्य वंश। इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके वंश के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। अशोका आपने सुना होगा, वो इसी वंश से थे। तो अब हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। द मौर्यन डायनेस्टी का मतलब होता है डायनेस्टी, वंश। ओके। Before the establishment of Mauryan Empire, India was divided into many small kingdoms. जब मौर्य लोगों का राज आया तो उससे पहले जो इंडिया है वो बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हुआ था। द डिसयूनिटी अमंग देम वॉज द मेन कॉज ऑफ फ्रीक्वेंट फॉरेन इन्वेजन्स। इन्वेजन्स का मतलब क्या होता है? जो युद्ध होते हैं, आक्रमण होते हैं, ठीक है, आक्रमण। तो फ्रीक्वेंट मतलब बार बार जो विदेशी लोग आक्रमण कर रहे थे, वो मेन कारण था कि जो राज्य हैं वो आपस में छोटे छोटे ऐसे बटे हुए थे, ठीक है। इन 326 BC, Alexander, the son of King Philip of Macedonia, invaded India and defeated King Porus यानी पुरु। जो 326 BC के अंदर जो अलेक्जेंडर है, जो किंग फिलिप का बेटा था, मैकेडोनिया का जो राजा था, उसका बेटा जो अलेक्जेंडर है वो आया और उसने इंडिया पर आक्रमण किया और राजा जो उस टाइम पुरु थे, जिसको पोरस कहते हैं, वो उनको हरा दिया उसने। ही वॉन्टेड टू कैप्चर मगध। वो मगध पर भी शासन करना चाहता था बट वॉज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बिफोर रिटर्निंग टू ग्रीस, और ग्रीस जाने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूटेड इज कन्क्योर्ड टेरिटरीज इन इंडिया। तो जो उसकी जो उसने जगह जीत रखी थी, कन्क्योर्ड का मतलब जीती हुई जो उसकी टेरिटरीज थी, उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बांट दिया अलग अलग। अमंग हिज गवर्नर्स अलेक्जेंडर, उनको अलग अलग गवर्नर दे दिए ताकि वो तो ग्रीस वापस चला गया, तो जो जो जगह उसने जीती थी वहाँ पर उसने गवर्नर्स बिठा दिए, ठीक है। फिर अलेक्जेंडर डाइड इन 323 BCE। तो अलेक्जेंडर फिर 323 BCE में जो है वो गुजर गए, यानी कि उसके 3 साल बाद। अब आप सोच रहे हो कि 326 BCE में तो वो आया था, तो 323 ये उल्टे चलते हैं बेटा। BCE जो है वो वापस चलते हैं, जैसे माइनस का होता है ना आपका, ये आपकी जो नंबर लाइन होती है उसके ऊपर ये जैसे जैसे इस साइड आता जाता है माइनस वाले, तो बड़ा बनता जाता है, उसके बाद प्लस, तो उसके बाद बढ़ने, ऐसे ही ये BCE से बाद बढ़ने शुरू हुए थे और इस टाइम ये उल्टा चलते थे। एट द टाइम मगध वॉज रूल्ड बाय द नंद रूलर घनानंद। उस टाइम मगध पर जो राजा घनानंद का शासन था। जो नंद वंश, अलग अलग वंश है, तो नंद वंश का राजा जो घनानंद है वो उस पर शासन कर रहा था उस टाइम मगध पर। ही वॉज एन अनपॉपुलर रूलर। वो अनपॉपुलर रूलर था, यानी लोगों को वो पसंद नहीं था इतना ज़्यादा। अ ब्राह्मण टीचर चाणक्य, नोन एज कौटिल्य। अब चाणक्य की बुद्धि तो आपने पता सुना ही होगा कि चाणक्य की बुद्धि बहुत तेज थी। तो एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण टीचर था जिसका नाम था चाणक्य, इसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। हु वॉज इंसल्टेड बाय घनानंद, जिसकी इंसल्ट कर दी थी घनानंद ने। वोड टू डिस्ट्रॉय द एम्पायर ऑफ द नंस। तो अब जो चाणक्य था उसने वोड का मतलब क्या होता है, कसम खा ली कि वो नंद का जो वंश है उसको ख़त्म ही कर देगा। उसने उसके जब इंसल्ट की तो जो कौटिल्य है उसने कसम खा ली कि मैं अब इस नंद जो वंश है इसको ख़त्म ही करके दिखाऊंगा। ही मैट चंद्रगुप्त मौर्य, फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिला। दे कलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, फिर उन दोनों ने सोल्जर्स के ग्रुप को कलेक्ट किया एंड कैप्चर्ड सिंध एंड पंजाब, और पंजाब और सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया। क्योंकि ये जो कौटिल्य चाणक्य है बहुत तेज़ बुद्धि का आदमी था ये, और ये जैसे उनको गाइडेंस देता रहा वो वैसे ही करते रहे और उन्होंने सिंध और पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। देयर आफ्टर दे टर्न टुवार्ड्स मगध, फिर वो मगध की तरफ मुड़े। एंड डिफीटेड घनानंद, और घनानंद को हरा दिया। एंड एस्टेब्लिश द मौर्यन रूल अंडर चंद्रगुप्त इन 324 BCE, और फिर वहाँ पर मौर्यों का राज्य आ गया। जो मगध था, मगध उस टाइम पे बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत बड़ा वो था ये, इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत बड़ा, ठीक है। आपने जनपद और महाजनपद पीछे लेसन किया है ना, लेसन 12, तो ये महाजनपद था।
तो इसके ऊपर अब चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया, गणानंद को उन्होंने हरा दिया। और नॉलेज अबाउट चंद्रगुप्त अर्ली लाइफ इज़ वेरी लिमिटेड। चंद्रगुप्त की जो लाइफ की पहले की लाइफ है उसके बारे में जो नॉलेज है वो बहुत कम है। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इंडिका बाय मैग्सनीज। मैग्सनीज जो कि ग्रीक से आया था ये बेटा, हु वॉज एन एम्बेसडर। एम्बेसडर होता है जो राजदूत होता है, जैसे राजा लोग अपने दूत भेजते हैं ना दूसरे देशों में, तो उसको कहते हैं एम्बेसडर, ठीक है। ऑफ द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर। जो ग्रीक का राजा था सेल्यूकस निकेटर, उसने मैग्सनीज को इंडिया भेजा था, ठीक है, राजदूत बना के। तो वो जब इंडिया आया तो उस मैग्सनीज ने इंडिका नाम की बुक लिखी थी। तो उस बुक में से हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कि चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में क्या क्या होता था, वो इंडिका बुक से हमें थोड़ा बहुत नॉलेज मिलती है। सेल्यूकस वॉज द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर। अब देखो अलेक्जेंडर कौन था, अभी पीछे आया था कि अलेक्जेंडर वो था जो आया था इंडिया में और उसने इंडिया पे मतलब मगध पे तो वो राज नहीं कर पाया, तो जो भी उसने जगह पे अपना शासन जमाया उसमें वो गवर्नर छोड़ गया था, लेकिन वो मर गया था 323 BC में, ठीक है। तो वो जो सेल्यूकस था वो अलेक्जेंडर का कमांडर था, ठीक है। द अदर सोर्सेज आर, जो दूसरे सोर्सेज हैं वो है पुराण, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। इस बुक के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है, जो चाणक्य है, उसने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स होता है। अशोका एडिक्ट, जो अशोक था चंद्रगुप्त का बेटा था, वो अशोक ने जो भी एडिक्ट जो मतलब खुदवाए हैं ना, ये जिसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स, पत्थरों के पिलर्स पे, रॉक्स पे, वो और रिमेन्स ऑफ द मोन्यूमेंट, और मोन्यूमेंट्स के जो रिमेन्स मतलब बचे हुए हैं अभी वहाँ से। तो यहाँ से हमें नॉलेज मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और हमें मतलब ये सोर्सेज हैं कि कहाँ कहाँ से, एक तो मेन सोर्सेज तो क्या है, इंडिका। मेन सोर्सेज तो इंडिका है जहाँ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, लेकिन इंडिका के अलावा हमें पुराण से, बौद्ध और जैन धर्म के जो लिटरेचर हैं, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं वहाँ से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, अशोक के एडिक्ट्स से, इन सब से, और रॉक और स्टोन पिलर जो रिमेन्स ऑफ मोन्यूमेंट है, यहाँ से हमें उसके बारे में नॉलेज मिलती है। डू यू नो मैग्सनीज द एम्बेसडर ऑफ ग्रीक रूलर सेल्यूकस। जो सेल्यूकस जो राजा था उसका जो ये एम्बेसडर था मैग्सनीज, डिस्क्राइब द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। इसने चंद्रगुप्त के कोर्ट के बारे में वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त का कोर्ट कैसा होता था, मतलब कैसे वो शासन करता था। ही सैड दैट द किंग गेव दर्शन टू द पब्लिक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, कि जो किंग है वो जो स्पेशल ओकेजन्स होते थे जैसे त्यौहार या कुछ भी है, तो वो राजा जो है वो पब्लिक को दर्शन देता था। ऑन अ गोल्डन पैलेंक्विन, एक गोल्डन पैलेंक्विन के ऊपर। ही पर्सनल गार्ड्स, हिज पर्सनल गार्ड्स वर वोमेन, उसकी जो पर्सनल गार्ड्स होती थी वो वोमेन होती थी। एंड द फूड वॉज टेस्टेड बाय स्पेशल सर्वेंट्स बिफोर द किंग एट, और जो वो खाना खाता था उसके खाना खाने से पहले जो सर्वेंट होते थे वो खाने को चखते थे कि कहीं उसमें कोई जहर वगैरह तो नहीं मिलाया हुआ, मतलब एवरीथिंग इज़ राइट, उसके बाद ही वो खाना खाता था। तो ये उसने मैग्सनीज ने अपनी बुक इंडिका में बताया है। उसके बाद है मौर्यन एम्पायर, कहाँ से लेकर कहाँ तक। चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट मौर्यन रूलर टू एस्टैब्लिश सच ए ग्रेट एम्पायर। चंद्रगुप्त पहला मौर्यन रूलर था जिसने इतने बड़े महान साम्राज्य को बनाया। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैला हुआ था, एंड ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ था, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, जो अब पाकिस्तान के अंदर है, मतलब वहाँ तक भी फैला हुआ था। अब ये इंडिया वगैरह तो बाद में ये बनी हमारी जो मेन जो बाउंड्रीज़ हैं, पहले तो पाकिस्तान होता ही नहीं था। तो ये सारे अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान जो है ये भी उसमें शामिल है, जो उसका अधिकार था। चंद्रगुप्त एस्टैब्लिश, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो
इतना जो ये येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा ही चंद्रगुप्त का एरिया है। ठीक है। चंद्रगुप्त एस्टेब्लिश हिज कैपिटल, चंद्रगुप्त ने अपनी कैपिटल बनाई एट पाटलिपुत्र। चाणक्य वो चंद्रगुप्त गुरु, चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त का गुरु था, एज वेल एज हिज प्राइम मिनिस्टर, और उसका प्राइम मिनिस्टर भी था। चाणक्य रोट अर्थशास्त्र, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, अ फेमस बुक ऑन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो पॉलिटिकल शासन है वो किस तरीके से चलाया जाना चाहिए, इसके ऊपर चाणक्य ने बुक लिखी। और जो चंद्रगुप्त था वो मतलब उसकी सारी बातें मानता था चाणक्य की, इसीलिए वो इतना सफल रूलर हुआ। बिंदुसार सक्सेडेड चंद्रगुप्त, अब चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा आया बिंदुसार इन 297 BCE में और रूल्ड अप टू 272 BCE। ठीक है। उसने 97 में से आप 272 को माइनस कर दीजिए तो जितना भी बचेगा वो उसका हो गया। अब उसके बाद ही वॉज अ ब्रेव किंग, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव किंग था बिंदुसार। ही प्रोटेक्टेड द एम्पायर एंड डेवलप्ड गुड रिलेशन विद द ग्रीक्स, उसने अपने एम्पायर को बचाया, प्रोटेक्ट किया, जो उसके पिता ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया था, और फिर उसने ग्रीक्स के साथ भी रिलेशन किए। ही डाइड इन 272 BC के अंदर वो स्वर्ग सिधार गया। फिर उसके बाद अशोका, फिर बिंदुसार का बेटा अशोका था, वो सक्सीडेड हिज फादर इन 272 BCE में, उसने अपने पापा के बाद उसने राज्य संभाला, बट वॉज क्राउंड इन 269 BCE, लेकिन 269 BCE में उसे मतलब काफ़ी टाइम बाद उसे गद्दी पर बिठाया गया। ये एक अलग कहानी है, आपने अगर अशोका सीरियल देखा हो तो उसके अंदर भी ये आया था, इसका एक स्टेप जो है ब्रदर था। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर वो सबसे महान राजाओं के अंदर जाना जाता है। ही कंक्योर्ड द स्टेट ऑफ कलिंग, उसने कलिंग जो आजकल उड़ीसा है, ये उस वक्त उसके जो राज्य था जो चंद्रगुप्त का, उस राज्य के अंदर ये शामिल नहीं था। कलिंग जो राज्य था उसने कलिंग को जीता। ठीक है। और टू कंप्लीट हिज रूल ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया, ताकि जो वो एक टुकड़ा बचा हुआ था वो भी पूरा हो जाए और पूरे इंडिया के ऊपर उसका अधिकार हो जाए। ये देखिए, ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पर ये वो यहाँ से लेके, सॉरी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ये देखिए आजकल यहाँ पर उड़ीसा है, तो ये जो हिस्सा है कलिंग का, ये भी वो इसके ऊपर भी अधिकार जमाना चाहता था, ताकि ऑलमोस्ट सारे इंडिया पर इसका अधिकार हो जाए। बैटल ऑफ कलिंग वॉज वेरी फायरस बैटल, अब ये जो बैटल ऑफ कलिंग है ये महाभारत का जैसे युद्ध हुआ था उसकी तरह मानी जाती है बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग की लड़ाई। देयर वॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नाश हुआ इसके अंदर। द हॉरर ऑफ वॉर एंड क्राइज ऑफ द विडोज़, कि जो वॉर का जो डर है और जो विधवाओं की और बच्चों की जो चीखें हैं, मतलब कि जिनके फादर, युद्ध में तो आदमी लोग जाते हैं, तो जिनके भी पिता या जिनके पति उस लड़ाई में मर जाते हैं, तो वो जो विधवाएं और उनके बच्चे जो चीख रहे हैं बुरी तरह। डीपली मूव्ड अशोका, इससे जो अशोक का दिल है वो पसीज गया, और ही प्लेस्ड, उसने फिर प्लेस की, मतलब उसने कसम खा ली, नेवर टू रिस्टोर टू वॉर, कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा। द कलिंग वॉर प्रूव टू बी ग्रेट टर्निंग पॉइंट ऑफ अशोकाज लाइफ, और जो कलिंग का युद्ध था इससे अशोका की लाइफ पूरे तरीके से बदल गई, तो इसीलिए इसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं। टर्निंग पॉइंट कौन होता है, क्या होता है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे, उसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो अशोका की लाइफ का ये जो कलिंग का युद्ध था ये टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद जब उसने देखा बच्चों को इस तरह रोते हुए, औरतों को इस तरह रोते हुए, तो वो उसका मन जो है बहुत पीड़ित हुआ, वो बहुत दुखा, और उसने कहा कि आज के बाद ना मैं युद्ध करूँगा, ना मैं किसी को करने दूँगा। ठीक है। और इसके बाद उसने कोई युद्ध किया भी नहीं। फिर उसके बाद क्या किया, ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, उसने बुद्धिज्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को। आफ्टर द कलिंग वार एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रोपोगेटिंग एंड
टीचिंग इट, और फिर अपना बाकी का सारा जीवन उसने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के अंदर लगा दिया। प्रोपगेटिंग का मतलब प्रचार करना, ठीक है। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि उसने वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार किया, क्योंकि अब उसने बिल्कुल छोड़ दिया युद्ध करना, अब वो बिल्कुल संत की तरह बन गया। ही एडवाइज्ड हिज सन एंड ग्रैंडसन्स, और फिर उसने अपने बेटों को और पोतों को भी यही एडवाइस दिया, नॉट टू कनक्योर न्यू कंट्रीज़, कि वो नई नई कंट्रीज़ को ना जीतें, क्योंकि जीतने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध वो कभी नहीं चाहता था। अब दे वर एडवाइज टू गो इन फॉर धर्म विजय। उनको उसने बताया कि वो धर्म विजय के लिए, कंट्रीज़ को जीतने के लिए, कंट्रीज़ पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाएं, बल्कि धर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए जाएं। धर्म पर विजय प्राप्त करना मीन्स विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, कि लोगों के दिल को जीतो। ज़मीन मत जीतो, युद्ध मत करो, लोगों के दिलों को जीतो। अशोक गोट हिज टीचिंग एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स इन लोकल लैंग्वेज। और जो अशोक था उसने अपनी जो टीचिंग्स थी, जो भी वो पढ़ाना चाहता था, बताना चाहता था लोगों को, वो उसने रॉक्स के ऊपर खुदवा दी और स्टोन पिलर्स के ऊपर, लोकल लैंग्वेज के अंदर, जो लोग मतलब जानते थे उस टाइम जो लैंग्वेज, जैसे कि खरोष्ठी, प्राकृत, ग्रीक, अरामेक, ये सारी की सारी भाषाएं, ताकि इसमें लोग आसानी से उसकी जो वो कहना चाहता है उसको समझ सकें। दीज टीचिंग्स आर नोन एज हिज एडिक्ट्स, और ये सारी की सारी टीचिंग उसकी एडिक्ट के नाम से जानी जाती है। अशोका बुद्धिज्म और धम्म, अशोका का जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, या उसको धम्म भी कहते हैं, धर्मा नहीं है ये, धम्म है, धम्म। अ प्राकृत वर्ड फॉर संस्कृत टर्म धर्म विच मीन्स मोरल वैल्यूज़। लेकिन ये जो धम्म वर्ड है ये संस्कृत के धर्म वर्ड से ही आया है, प्राकृत वर्ड है ये, ठीक है, जिसका मतलब है मोरल वैल्यूज़। इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल बुद्धिज्म। ये जो बुद्धिज्म है, मेन जो बुद्धिज्म है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको धम्म बोला गया है। टू मेन फीचर ऑफ अशोकाज धम्म, जो मेन फीचर है अशोका के धम्म के, रिलेटेड इन सोशल एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आर। जो मेन फीचर है अशोका के धम्म के, वो क्या क्या है, मतलब सोशल और एथिकल कोड क्या क्या है उसके, कि एवरीबडी शुड सर्व पेरेंट्स, हर किसी को अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, केयर करना चाहिए, एंड लव ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड एनिमल्स, और जितने भी एनिमल्स हों, चाहे कोई भी प्राणी हो, उन सब को प्यार करना चाहिए। फॉलो एंड अडॉप्ट द पाथ ऑफ ट्रूथ, हमेशा सच्चाई को अपनाना चाहिए। बी काइंड टू स्लेव, स्लेव कौन होते हैं, जो हमारे दास होते हैं, कि आपके जो दास है, सर्वेंट है, वर्कर है, जो भी हैं, उन सभी को मतलब उनके लिए काइंड, दयालुता मन में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका नौकर है तो आप उससे कैसे भी बर्ताव करेंगे। रिस्पेक्ट ओल्ड एल्डर्स, सभी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्राह्मण की, टीचर की, मोंक क्या होते हैं, जो संत वगैरह होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं जो। फॉलो नॉन वायलेंस, हमेशा अहिंसा का पालन करो। हैव टॉलरेंस, सहनशीलता लेके आओ, एंड पीस, और शांति लेके आओ, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहता है, एवरीबडी शुड अवॉइड एरोगेंस, एनिमिटी, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स, फाइटिंग फॉर रिलीजियन एंड लैंड। हर किसी को जो एरोगेंस है, मतलब जो गुस्सा है, दुश्मनी है, एनिमल्स का सेक्रीफाइस है, वो सब कुछ जो है उसके मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए, और रिलीजियन और लैंड है उसके लिए फाइट करना अवॉइड करना चाहिए। ही वॉन्टेड दैट, वो ये चाहता था दैट पीपल शुड लिव इन हारमनी विद ईच अदर, कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। ही रिस्पेक्टेड एंड पैट्रोनाइज्ड ऑल रिलीजन्स, वो सारे के सारे रिलीजन को की रिस्पेक्ट भी करता था और प्यार भी करता था सभी को, वो कोई पर्टिकुलर धर्म अपनाने के उसमें नहीं था, ठीक है। उसके बाद है अशोका स्टेट वॉज रियली अ वेलफेयर स्टेट, अशोका का जो स्टेट था वो वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य था, जैसे राम का राज्य होता था। ही ट्रीटेड हिज पीपल एज फादर, वो अपने लोगों को पिता, जैसे वो उनके बच्चे हैं ऐसे उनके साथ ट्रीट करता था जैसे वो उनका फादर हो। वो ट्रीट हिज चिल्ड्रन, जैसे अब एक पिता अपने बच्चों के साथ ट्रीट करता था, वो भी अपनी जनता के साथ ऐसे ही ट्रीट करता था। ही गेव मैक्सिमम फैसिलिटीज़ टू हिज पीपल, वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देता था।
ट्रीज़ वर प्लांटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड पर ट्रीज़ जो है वो प्लांट किए जाते थे। वेल्स वर डग, कुएँ खोदे जाते थे। हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स वर ओपन, एनिमल्स और लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाए जाते थे। ऑर्फेनेज क्या होता है, जो अनाथालय होते हैं, और ओल्ड एज होम जो वृद्धाश्रम होते हैं, वर ऑल्सो एस्टैब्लिश, वो भी एस्टैब्लिश हुए ड्यूरिंग हिज रूल। ही अपॉइंटेड धम्म महामत हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रीचिंग टीचिंग पीपल अबाउट धम्म, और उसने धम्म जो महामात्य है वो उनको अपॉइंट किया, उनको ड्यूटी दी, वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर जो उसका धम्म था उसका प्रचार और प्रसार किया करते थे। अब उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य, चाणक्य की गाइडेंस के अंदर ही मौर्यों का साम्राज्य हमेशा चला। द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, जो राजा होता था वही हेड होता था, एंड एंजॉय सुप्रीम पावर ऑफ मिलिट्री, जुडिशरी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और वही मिलिट्री की, जुडिशरी की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सभी की पावर्स को एंजॉय करता था। ही हैड अ मंत्री परिषद, उसकी एक मंत्री परिषद होती थी, मंत्री होते थे उसमें, टू एडवाइज एंड असिस्ट हिम, जो उसको एडवाइस देते थे और उसकी हेल्प करते थे। हावेवर द किंग वॉज नॉट बाउंड टू फॉलो दियर एडवाइस, हालांकि जो किंग है वो सिर्फ एडवाइस देते थे, ये किंग पे के ऊपर था पूरा कि वो उनकी एडवाइस को माने या ना माने। द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और जो मिनिस्टर हैं वो मेरिट बेस पर ही अपॉइंट किए जाते थे। ही कैप्ट लेडीज़ एज हिज बॉडी गार्ड्स, और वो लेडीज़ जो है ये पहले भी आ चुका है, अपनी बॉडी गार्ड्स रखता था। अमात्य, महामंत्र, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये सब क्या है, वर सम ऑफ द ऑफिशियल इन हिज कोर्ट, ये उनके कोर्ट में कुछ ऑफिशियल थे। देयर वॉज वेरी एफिशिएंट एस्पॉइनेज सिस्टम, the whole empire was divided into smaller units for efficient administration, और जो सारा का सारा एम्पायर है वो छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा गया था, ताकि जैसे आज हमारा है गांव के बाद शहर है, शहर के बाद डिस्ट्रिक्ट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट है, फिर तो इसी तरह उसने भी छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा हुआ था ताकि सभी अपना अपना काम स्मूथली कर सकें। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर नगर अध्यक्ष, और जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो नगर अध्यक्ष, जो नगर का अध्यक्ष होता था उसके अंडर में होता था, या उसको नागरिक भी कहते थे, लाइक मेयर। ही वॉज हेल्प्ड बाय 30 मेंबर्स, और उनको 30 मेंबर्स उसकी हेल्प करते थे। दे वर डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड्स, अब 6 बोर्ड्स के अंदर उनको डिवाइड किया गया था, 5 मेंबर्स ईच, और हर बोर्ड में 5 मेंबर्स होते थे। ईच बोर्ड वॉज असाइंड डिफरेंट ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड, और हर एक बोर्ड को अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई थी करने के लिए। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन बाय द ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, और जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ऑफिसर्स का ग्रुप ही उसको चलाता था। दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द पीपल, कलेक्टेड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू द विलेज, वो सारे के सारे मतलब जो कुछ भी लोग का टैक्स इकट्ठा करना है या लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना, उसका सारा रिकॉर्ड रखते थे वो ऑफिसर्स गाँव में भी। अब आता है सोशल कंडीशन। अब सोशल कंडीशन में क्या है, द लाइफ ऑफ पीपल वॉज पीसफुल एंड प्रोस्परियस, जो लोगों की लाइफ थी वो पीसफुल थी और प्रोस्परियस थी इन द सोसाइटी। वर्ण एंड आश्रम सिस्टम ऑफ ऋग वैदिक पीरियड वर इन प्रैक्टिस, ये आपको पहले भी बहुत बार जब आपकी वैदिक परंपरा शुरू हुई थी तब भी मैंने आपको बहुत अच्छे से वर्णों के बारे में समझाया था। वर्ण और आश्रम सिस्टम होता है, ये ऋग्वैदिक पीरियड में जो था स्टार्ट हुआ था। कौटिल्य आउटलाइन द ड्यूटीज़ ऑफ ईच वर्ण, लेकिन कौटिल्य ने क्या किया, हर एक वर्ण की ड्यूटीज़ को उसने निर्धारित कर दिया अंडर ईच आश्रम, हर आश्रम के अंदर। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्ण है, ये आश्रम है। वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण आपको पता ही है, क्षत्रिय जो राजा लोग होते थे, वैश्य जो व्यापारी लोग होते थे, और शूद्र जो ये नीचे काम करते थे, जैसे कारपेंटर है, बढ़ई है, ये ब्लैक स्मिथ है, ये सारे जो नीचा काम होता है उसमें शूद्र आते थे।
अब आश्रम कौन से होते थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य में तो जो बंदा जब शादी नहीं करता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जब वो पढ़ता है। गृहस्थ आश्रम जब वो शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, वो गृहस्थ आश्रम होता है। वानप्रस्थ आश्रम वो होता है जब वो गृहस्थी को छोड़कर ज्ञान की खोज करता है। और संन्यास आश्रम वो होता है जब लास्ट में वो संन्यास ले लेता है, यानी दुनिया से विमुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसने कौटिल्य ने आउटलाइन को ड्यूटीज़ को बता दिया। मोस्ट पीपल मैरिड विद इन दियर ओन कास्ट एंड फॉलोड दियर पर्सनल ट्रेड ऑफ प्रोफेशन। ज़्यादातर लोगों ने मैरिड विद इन दियर ओन कास्ट, अपनी ही कास्ट में शादी करते थे वो, एंड फॉलोड दियर पेरेंटल ट्रेड ऑफ प्रोफेशन, और जो उनके पिता का प्रोफेशन होता था वही वो प्रोफेशन अपना लेते थे। पीपल लिव्ड पीसफुली, लोग जो हैं वो बड़े शांति से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे एक दूसरे के साथ, और कानून का पालन करते थे। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन आती है। इकोनॉमिक कंडीशन में एग्रीकल्चर वाज द बेसिस ऑफ द विलेज इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर है वो विलेज इकोनॉमी का बेस होता है। मैनी डैम्स और लेक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड इरीगेशनल फैसिलिटीज़। का होता है जो पानी वगैरह लगाते हैं, हम सिंचाई वगैरह करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे डैम और लेक थे। कैनल्स वर ऑल्सो डग, नहरें भी खुदवाई गई। सुदर्शन लेक बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक बनाई थी। इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इरीगेशन सिस्टम, ये इरीगेशन सिस्टम का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। दैट वॉज प्रेवलेंट एट दैट टाइम, जो उस टाइम में ये प्रेवलेंट था। क्या चीज़? लेक से जो है इरीगेशन करना। द स्टेट ऑल्सो गेव फाइनेंशियल हेल्प टू द कल्टिवेटर और ट्रेडर, जो स्टेट है वो कल्टिवेटर को और ट्रेडर को भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता था, यानी उन्हें लोन वगैरह देता था। प्रॉपर अटेंशन वॉज पेड टू कैटल रियरिंग एंड पैस्चर, जो कैटल रियरिंग है, कैटल को पालना है, पशुपालन है, और जो पैस्चर है मतलब जो ये जहाँ पर वो चरते हैं, जो चरागाह वगैरह है, तो वहाँ उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, माइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज वर कंसिडर्ड एज पब्लिक प्रॉपर्टी, इन सबको पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता था, यानी ये सब स्टेट की प्रॉपर्टी होती थी। एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट लॉज, और स्टेट के लॉज के द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जाता था। हैवी पनिशमेंट वॉज गिवन टू दोज हु कट डाउन ग्रीन ट्रीज, और उनको बहुत मतलब भारी पनिशमेंट मिलती थी जो कि हरे पेड़ों को काटते थे। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ ट्रेड वॉज एंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कि जो प्रमोशन ऑफ ट्रेड वॉज एंश्योर्ड, कि ट्रेड को जो बढ़ावा देना है वो इंश्योर किया गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट प्रोडक्ट्स है, वर द मेन आइटम ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, जो इंटरनल और फॉरेन ट्रेड है उसके ये मेन आइटम थे। द ट्रेडर्स हैव टू पे वेरियस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, उनको टैक्स पे करना पड़ता था। दियर प्रोडक्ट्स वर थ्रोली चेकड, उनके प्रोडक्ट चेक किए जाते थे। काशी, कलिंग एंड मदुरई वर द मेन सेंटर्स फॉर टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल के लिए जो ये काशी है, कलिंग है, मदुरई है, ये मेन सेंटर्स थे। और स्पाइसेस और आइवरी, गुड एट्सेट्रा वर द मेन आइटम्स और फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? जो हम दूसरे देशों को भेजते हैं, तो ये चीज़ें दूसरे देशों में भेजी जाती थी। अलॉन्ग विद टैक्सेस, टैक्सेस के साथ ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ट्रिब्यूट इज़ बिलीव्ड टू बी विलिंग और वॉलंटरी डोनेशन। टैक्सेस तो सबको देना ज़रूरी होता था, और ट्रिब्यूट होता था एक वॉलंटरी डोनेशन, यानी कि कोई अगर अपनी मर्जी से स्टेट को कुछ दान करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो ट्रिब्यूट होता था। फिर उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था वहाँ का, क्या क्या चीज़ें बनाई उन्होंने, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह, आर्ट कैसी थी। 5 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स वर प्रेवलेंट ड्यूरिंग द पीरियड, जैसे कि पैलेसेस बनाए, स्तूप बनाए, केव्स बनाए, पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स। ये 5 चीज़ें जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं मौर्यन टाइम की। तो अब ये कह रखा है कि डू यू नो अ स्तूप इज़ अ बुद्धिस्ट टेम्पल, एक स्तूप जो होता है वो बुद्धिस्ट का टेम्पल होता है। इट इज़ फेमस एज अ
स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट, और इसको धार्मिक मॉन्यूमेंट के नाम से फेमस होता है। इट हैज़ डन और इट हैज़ अ डोम, और एक ये गुंबद होता है, और अ पगोड़ा वेयर द सेक्रेड रेलिक्स ऑफ एनलाइटेड बीइंग्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट आर केप्ट, जहाँ पर ये मतलब धार्मिक चीज़ें लिखी हुई होती हैं। केव्स टेम्पल्स आर कॉल्ड विहार, जो गुफा मंदिर होते हैं उनको विहार बोला जाता था। एंड प्रेयर्स हॉल्स आर कॉल्ड चैत्यास, और जहाँ पर प्रेयर्स की जाती थी उन हॉल्स को चैत्य बोला जाता था। द पैलेस ऑफ अशोका वॉज एक्विजिस्टली ब्यूटीफुल, जो अशोक का महल था बहुत सुंदर था। फाहियान, अब फाहियान आया था अ चाइनीज़ ट्रैवलर, देखिए जैसे वो उस टाइम मैगजीनीज आया था उसके दादा के टाइम में, तो अशोक के टाइम में फाहियान आया था। वो एस्टोनिश टू सी इट, वो उसके महल को देखकर हैरान हो गया था। एंड रिमार्क्ड दैट द पैलेस मस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय गॉड्स नॉट बाय मैन, कि और उसने ये रिमार्क किया था, मतलब उसने ये टिप्पणी दी थी कि ये महल ऐसा लगता है जैसे कि इसको आदमियों ने नहीं बल्कि भगवान ने बनाया है, इतना मतलब अच्छा महल था वो। द स्तूप ऑफ सांची एंड इट्स गेट वे इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के अंदर अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था और वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ये देखिए ये है अशोक पिलर, सारनाथ में सांची का स्तूप है, ये सबसे ज़्यादा उस टाइम फेमस हुआ। द मौर्यन रूलर्स डग मैनी केव्स फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन, जो मौर्यन रूलर्स हैं उन्होंने बहुत सारी केव्स खोदी फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन, जिसके अंदर जो बौद्ध भिक्षु हैं वो रह सकते हैं। सच केव्स हैव बीन फाउंड इन बाराबर, और ऐसी जो केव्स हैं वो बाराबर में मिलती हैं, नागार्जुन हिल्स में मिलती हैं, एंड याक्षी एट दीदारगंज नियर पटना, और पटना के पास दीदारगंज में भी ये जो है मिलती हैं इस तरह के केव्स। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन पिलर विद शाइनिंग सरफेसेस, स्टोन के पिलर्स जिनका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, वो बहुत आर्किटेक्चर के सबसे अच्छे पीस माने जाते हैं। दीज पिलर्स वर्क क्राउंड विद एनिमल फिगर्स, और ये जो पिलर्स हैं ये एनिमल फिगर इनके ऊपर बने हुए हैं, एंड धर्मचक्र, और इन सब के ऊपर धर्मचक्र बना हुआ है। द टॉप, सबसे ऊपर कैपिटल पार्ट ऑफ अ स्टोन पिलर विद 4 लॉयंस एंड अ धर्मचक्र। अब देखिए आपने सत्यमेव जयते ज़रूर देखा होगा, उसमें सत्यमेव जयते के चिन्ह में जो 4 लॉयन बने हुए वो यहीं से लिए हुए हैं बेटा, अशोक चिन्ह है, अशोक स्तंभ बोलते हैं उसको, वहीं से लिया गया। और उसके नीचे जो 24 तिलियाँ बनी हुई है, जो हमारे जो झंडे में हमारा जो भारतीय तिरंगा है उसके अंदर जो 24 तिलियाँ वो भी यहीं से ली गई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ से आई, वो अशोक के धर्मचक्र से आई हैं। ठीक है, ये जो एनिमल फिगर जो 4 शेर बने हुए हैं, ठीक है। द टॉप पार्ट ऑफ द स्टोन पिलर विद 4 लॉयंस एंड धर्मचक्र हैज़ बीन अडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम, ये मैंने आपको बताया, इसको राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अशोकाज पिलर कैन ऑल्सो बी सीन इन फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो फिरोज शाह कोटला है वहाँ पर भी अशोका के पिलर देखे जा सकते हैं। उसके बाद है टोपरा जो अम्बाला में है, कौशंबी जो इलाहाबाद में है, लोरिया जो नंदगढ़ में है, सारनाथ यूपी में है, एंड सांची एमपी में है। ये भी सारे के सारे पिलर्स हैं, ठीक है, अशोक के। उसके बाद है द सील, ये वाला मैं कह रही थी आपको, जो हमारे नेशनल प्रतीक के बीच में, ये देखिए ये 24 तिलियाँ ये अशोक ने बनवाया था, और ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमने इसे स्वीकार किया है। द सील ऑफ द 4 लायंस नेशनल एम्बलम कैन बी सीन एंड ऑल ऑफिशियल पेपर्स, नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ इंडिया, ये निशान आप नोट्स पे, कॉइन्स पे, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है तो ये आपको हर जगह मिलेगा, ऑफिशियल पेपर्स के ऊपर भी ये मिलेगा आपको। फिर उसके बाद है रॉक एडिक्ट्स वर फाउंड इन रूपनाथ सेंट्रल प्रोविंस
सहस्रमा, बिहार, बैरात, यहाँ पर हमें रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। लेटर ऑन मोनास्ट्रीज वर मेड फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन, और फिर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए मोनास्ट्रीज बनवाई गई, ठीक है। और वाइल अशोका वॉज मेकिंग एवरी एफर्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस टू द नेबरिंग कंट्रीज़, क्योंकि जो अशोका है वो मतलब अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी शांति का मैसेज भिजवाना चाहता था। द चाइनीज़ एम्परर्स वर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल टू प्रोटेक्ट दियर बाउंड्रीज बाय फोर्सिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो एक तरफ अशोका तो जो है सभी नेबरिंग कंट्रीज़ को शांति का मैसेज दे रहा था कि युद्ध नहीं करना हमें, और दूसरी तरफ जो चाइनीज़ जो एम्परर्स हैं वो ग्रेट वॉल बना रहे थे उस टाइम, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो बना रहे थे अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल लगा रखे थे उन्होंने, वेदर कंडीशन इतनी ख़राब थी फिर भी। तो ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगा कि एक राजा क्या कर रहा है और दूसरा राजा क्या कर रहा है। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन अम्पायर, अब मौर्यन अम्पायर का खात्मा कैसे हुआ, मतलब वो उसका अंत कैसे हुआ। द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन अम्पायर स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BCE। जो डिक्लाइन है मौर्यन अम्पायर का वो 232 BCE में शुरू हो गया, अंत होना अशोका की मृत्यु के बाद। इट इज़ सैड दैट अशोकाज मिलिट्री पॉलिसी ऑफ नॉट वेजिंग एनी वॉर्स परहैप्स द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ हिज एम्पायर, कि जो अशोका की जो मिलिट्री पॉलिसी की कि वो कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, तो ये मेन कारण था शायद कि उसका जो एम्पायर था वो गिर गया, क्योंकि दूसरे देशों ने तो, दूसरे जो राजाओं थे उन्होंने तो आक्रमण किया और वो क्या कहते थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो इस वजह से शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनका एम्पायर ख़त्म हो गया। बृहद्रथा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो जो ये बृहद्रथ था वो इसकी मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट राजा हुआ, एंड ही वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। और इसको इसी के एक जो कमांडर था उसने पुष्यमित्र शुंग, उसने इसको मार दिया था इन 185 to 73 BCE में। हु कैप्चर्ड द थ्रोन, फिर उसके बाद वो गद्दी पर बैठ गया। ही फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी कार्ड शुंग डायनेस्टी, और उसने फिर अपनी खुद का मतलब उसने वंश बनाया, शुंग डायनेस्टी नाम जाना जाता है। एंड वॉज सक्सीडेड बाय अग्निमित्र, और फिर उसके बाद उसका जो बेटा है अग्निमित्र उसने संभाला शासन। द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी वॉज देवभूति, लिए लास्ट था देवभूति इनका, वॉज किल्ड बाय वसुदेव, और वसुदेव को जो कि जिसको वसुदेव ने मार दिया था, वो एस्टेब्लिश कण्व डायनेस्टी, जिसने कण्व डायनेस्टी, जो ये वासुदेव था ये कण्व डायनेस्टी का पर्सन था, तो इसने देवभूति को मार दिया, तो इसने शुंग का अंत कर दिया। ये ऐसे ही अंत होते रहते हैं बेटा, और नया वंश स्टार्ट हो जाता है, जो और आता है इनको उसी का वंश स्टार्ट हो जाता है। डू यू नो अ डायनेस्टी रूल मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम्स रूलर, कि डायनेस्टी रूल का मतलब होता है कि उसी फैमिली का मेंबर, यानी कि आपका बेटा, आपका पोता, फिर ऐसे आगे से आगे वो गद्दी लेते रहते हैं। यूजुअली द सन केम टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, वैसे तो बेटे फादर के बाद उसका जो बेटा होता है बड़ा, वही राज्य गद्दी संभालता है। द मौर्यन डायनेस्टी हैज़ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, मौर्य की डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, एक तो चंद्रगुप्त, एक बिंदुसार और एक अशोका। उसके बाद में तो उनका कुछ अता पता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा महान काम किया ही नहीं, लेकिन जो ये 3 हैं ये सबसे ज़्यादा मेन जाने जाते हैं। तो ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपने इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करने हैं। टिल देन बाय बाय।